आपने इसकी तो सवारी की होगी या फिर इसकी। अगर इन दोनों में से नहीं तो फिर आपने इसकी तो सवारी की होगी। ये 70, 80 और 90 की दशक की वो पॉपुलर गाड़ियां थी जो अपने आप में ही खास थी। लेकिन आज हम बात करेंगे इन्हीं कुछ गाड़ियों की जो भारतीय बाजार में आई तो थी और पॉपुलर भी हुई थी, लेकिन फिर इनके साथ ऐसा क्या हुआ जो भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अस्तित्व से हमेशा के लिए गायब हो गई। तो दोस्तों बने रहिएगा लास्ट तक इस वीडियो में, जहां आज हम जानेंगे भारत की आन बान और शान माने जाने वाली इन गाड़ियों के बारे में। समय के साथ साथ कुछ चीजें काफी धुंधली होती जाती है और पीछे छूट जाती है और उनकी जगह पर कुछ नई चीजें अपनी जगह बना लेती है। पर आज की याद हमारी एक ऐसी ही गाड़ी से जुड़ी हुई है जिसे हमने और आपने बचपन में जरूर देखा होगा और शायद आप में से किसी ने इसकी सवारी भी की होगी। हम बात कर रहे हैं 90s के टाइम पर 3 पहिए पर चलने वाला एक ऐसे टेम्पो की जिसे हर शहर में अलग अलग नाम दिया गया। जिसे कोई बोलता था सूंड वाला टेम्पो तो कोई बोलता था गणेश। पर आपको बता दें कि ये एक ऑटो रिक्शा था जिसका नाम हैंसेट टेम्पो था। ये टेम्पो उस दौर में आया था जब भारत में विकास का पहिया घूमना शुरू ही हुआ था। बच्चों को स्कूल ले जाने से लेकर यात्रियों को रेलवे तक पहुंचाने और ले आने का जिम्मा इसी का था। रेलवे स्टेशन से गांव जाना हो या गांव से शहर आना हो, ये टेम्पो ही दूर दराज के इलाकों में यातायात साधनों का एक प्रमुख जरिया हुआ करता था। लेकिन कई साल पहले इस टेम्पो का निर्माण बंद हो गया, पर अभी भी ये टेम्पो कई छोटे शहरों में देखने को मिल ही जाता है। चलिए तो अब जान लेते हैं इस टेम्पो को कब, क्यों और किसने बनाया था। पहली बार हैंसेट टेम्पो का निर्माण जर्मनी की टेम्पो वर्के कंपनी द्वारा किया गया था, जिसे टेम्पो कंपनी के नाम से भी जाना जाता था, जो उस समय की सबसे प्रसिद्ध गाड़ी मेटाडोर को भी बनाती थी। साल 1960 में टेम्पो वर्के और बजाज ऑटो ने मिलकर इस टेम्पो का निर्माण शुरू किया, यानी कि हैंसेट टेम्पो का। भारत में इस टेम्पो को बजाज टेम्पो के नाम से अलग अलग पहचान मिली और ये टेम्पो आजाद भारत में पहली बार कोई 3 पहिए वाला पैसेंजर वाहन था, जो भारत में तांगे और बैलगाड़ी के बाद लोगों के लिए आने जाने का प्रमुख जरिया बना था। टेम्पो में 452 सीसी और 2 स्टॉक पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया गया था, जो अपने साथ 500 किलो का भार लेकर 55 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकता था। पहली बार हैंसेट टेम्पो का प्रोडक्शन 60 के दशक में गोरेगांव स्थित फोर्स मोटर्स के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में शुरू हुआ था और अगले 3 दशकों तक इसने भारत की हर सड़कों पर राज किया था। पर 80 के दशक तक आते आते भारतीय मार्केट में नई नई गाड़ियों के चलते इस टेम्पो का प्रोडक्शन बंद करना पड़ा और आज ये टेम्पो पूरी तरह से भारत से विलुप्त हो चुका है। भारत की आजादी के बाद से भारत में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी काफी रफ्तार पकड़ रही थी। ये वो दौर था जब भारत में कार और बाइक्स का चलन बढ़ता जा रहा था और उस समय तक भारत में कुछ ही कंपनियां थीं जो कार और बाइक बनाती थीं। अगर इनमें से बाइक्स की बात की जाए तो उस समय तक रॉयल एनफील्ड और यज़दी जैसी कंपनियों ने भारत में अपनी धाक जमाना शुरू कर दिया था और भारतीय सड़कों पर जिधर भी नजर जाती थी तो वहां सिर्फ इन कंपनियों की बाइक ही दिखा करती थी। पर इन सब के बीच भारत में एक ऐसी देसी बाइक कंपनी थी जिसे पहली ही नजर में लोगों द्वारा भी काफी पसंद किया गया था और उस जमाने के बड़े बड़े फिल्मी एक्टर और क्रिकेटर भी उस बाइक को ही चलाना पसंद करते थे। लेकिन फिर एक ऐसा दौर भी आया जिसकी वजह से इस बाइक का प्रोडक्शन भारत में बंद करना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राजदूत बाइक की, जो उस जमाने की सबसे फास्टेस्ट बाइक हुआ करती थी। राजदूत बाइक तब आई थी जब भारत की आजादी के कुछ सालों बाद तक भारत में फास्टेस्ट बाइक्स का चलन काफी कम था। इसी दौरान पोलैंड की कंपनी SHL की बाइक M11 को एस्कॉर्ट ग्रुप ने रीडिजाइन करके भारत में उतारा और इसे नाम दिया राजदूत। राजदूत बाइक उस दौर की सबसे तेज गति से चलने वाली बाइक थी, जिसकी टॉप स्पीड 150 किमी प्रति घंटा थी, जो 4 सेकंड में ही 0 से 60 किमी की रफ्तार पकड़ सकती थी। इस बाइक की एक बेहतर चीज ये थी कि इस बाइक को भारतीय सड़कों के हिसाब से ही डिजाइन किया गया था। हालांकि शुरुआत में इस बाइक को इंडिया में कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिलता है और साल 1970 आते आते बाइक की सेल भी घटने लगती है। लेकिन साल 1973 में ऋषि कपूर की आई फिल्म बॉबी ने इस बाइक की किस्मत खोल दी, जहां इस फिल्म में ऋषि कपूर राजदूत बाइक को चलाते हुए नजर आते हैं। इस फिल्म के चलते ही लोगों के जहन में इस बाइक की इमेज कुछ इस कदर छाई कि आने वाले कुछ सालों के अंदर ही भारत के हर घर में ये बाइक देखी जाने लगी। इसके बाद तो आम इंसान बड़े बड़े क्रिकेटर और फिल्मी स्टार भी इस बाइक का इस्तेमाल करने लगे
और कंपनी भी ऊंचाइयों की बुलंदियां छूने लगी और कुछ समय तक एस्कॉर्ट राहत की सांस लेने लगी। पर कुछ सालों के बाद एक बार फिर से राजदूत की बिक्री घटने लगी। लेकिन इस बार कंपनी को सेल्स घटने का रीजन पता था और इसी के चलते कंपनी ने अपने इस मॉडल को वापस ले लिया और नए मॉडल को उतारने की तैयारी करने लगी। और यहां से एस्कॉर्ट राजदूत के नए मॉडल के लिए जापानी कंपनी यामाहा से हाथ मिलाती है, जहां ये दोनों कंपनियां मिलकर भारतीय कंडीशन के हिसाब से एक ऐसी बाइक बनाती हैं जिसे ऊबड़ खाबड़ जगहों पर भी आसानी से चलाया जा सके और बाइक की कीमत भी काफी कम हो। और साल 1983 में एक ऐसी ही बाइक आती है इन दोनों कंपनियों के द्वारा, जिसे राजदूत 350 आरडी के नाम से जाना जाता था। आरडी यानी कि रेस डेरिव्ड। ये बाइक भारत में लॉन्च होते ही इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई थी कि इसे भारत के शहर तो शहर गांव तक देखा जाता था। और यहां तक कि बाइक को इंडियन गवर्नमेंट ने भी अपने फॉरेस्ट और मेडिकल डिपार्टमेंट के लिए खरीद लिया था। करीब 4 दशकों तक यानी कि 1962 से 1990 तक भारत की सड़कों पर राज करने वाली राजदूत की सेल्स एक बार फिर से घटने लगी थी, क्योंकि ये दौर था 90s का, जब भारतीय बाजार में कई बाइक कंपनियां एंट्री कर चुकी थीं जो सस्ती और बेहतर बाइक बनाती थीं। हालांकि राजदूत एक रेसिंग बाइक थी, फिर भी इसमें कई सेफ्टी फीचर्स की कमी थी और इन्हीं सेफ्टी फीचर्स और आसानी से नहीं मिलते बाइक के पार्ट्स की वजह से लोग भी इस बाइक से दूरी बनाने लगे और देखते ही देखते भारत में राजदूत की पॉपुलैरिटी काफी कम होती चली गई। और इन्हीं वजहों के चलते साल 1991 में एस्कॉर्ट ग्रुप ने राजदूत के प्रोडक्शन को भारत से बंद करने का फैसला कर लिया। आज से 50 साल पहले भारत में एक ऐसा भी दौर था जब हर कोई व्यक्ति एक ऐसा स्कूटर खरीदने का सपना देखता था जो आगे जाकर भारत जैसे विशाल देश के मिडिल क्लास फैमिली की पहचान बना था। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बजाज चेतक की, जो कई दशकों तक भारत के हर व्यक्ति के जुबान पर छा रहा। आज से 52 साल पहले जब राहुल बजाज 1972 में एक ऐसा 2 स्ट्रोक इंजन वाला स्कूटर लेकर आए थे जो आम भारतीयों की रोजमर्रा की जिंदगी के साथ साथ देश के विकास की कहानी का भी अहम हिस्सा बना था। बजाज चेतक को इटली की वेस्पा की स्प्रिंट स्कूटर से इंस्पायर होकर डिजाइन किया गया था, जो उस दौर में बजाज ऑटो वेस्पा की तकनीक साझेदार हुआ करती थी। और बजाज चेतक का नाम भारत के महान योद्धा महाराणा प्रताप के महान घोड़े चेतक के नाम पर रखा गया था। शुरुआत से ही भारत के लोगों को बजाज चेतक का डिजाइन इतना पसंद आया था कि स्कूटर की बढ़ती डिमांडों की वजह से यह स्कूटर मार्केट से सोल्ड आउट होने लगा, क्योंकि उस टाइम पर बजाज को प्रतिवर्ष सिर्फ 20,000 स्कूटर उत्पादन करने की अनुमति थी, जिस वजह से इस स्कूटर का वेटिंग टाइम बढ़ता गया और एक ऐसा भी दिन आ गया था कि इस स्कूटर का वेटिंग टाइम बढ़ते बढ़ते 10 साल तक हो गया। बजाज चेतक की भारत में बढ़ती दीवानगी को देखकर जब 1990 में बाजार खुले तो बजाज ने अखबारों में विज्ञापन देकर लोगों को बताया कि अब चेतक पर कोई वेटिंग पीरियड नहीं है, क्योंकि तब तक बजाज ऑटो दुनिया की सबसे बड़ी स्कूटर निर्माता कंपनी भी बन चुकी थी। अब आप इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि तब बजाज चेतक कुल कंपनी की आधी से भी ज्यादा स्कूटर बिक्री की हिस्सेदारी रखती थी और एक महीने में चेतक 70,000 यूनिट सोल्ड आउट कर देता था, जो कि आज 2024 में भी दोपहिया बिक्री के लिहाज से एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। साल 1991 की नई उदारीकरण की नीतियों के साथ अब बजाज चेतक मॉडर्न डिजाइन और नई तकनीकों के साथ आने लगा था और साल 1998 आते आते भारतीय दोपहिया मार्केट में स्कूटर्स की हिस्सेदारी 75% हो चुकी थी, जिसमें से अकेले ही बजाज 60% की हिस्सेदारी रखता था। बजाज चेतक अपनी उचित कीमत और बेहद कम लागत वाले रखरखाव के लिए भी जाना जाता था, जो अपनी आकर्षक डिजाइन की वजह से देश का सबसे पसंदीदा स्कूटर होने के साथ साथ आपके और मेरे यादों का एक हिस्सा भी था। साल 2000 आते आते अब भारत में बाइक्स की लोकप्रियता भी धीरे धीरे बढ़ने लगी थी और इसी के चलते अब बजाज भी अपने मोस्ट सेलिंग ब्रांड को छोड़कर बाइक्स पर ध्यान देना शुरू कर देता है और 2005 तक आते आते बजाज ऑटो चेतक को पूर्ण रूप से बंद करने का फैसला लेता है। सफेद रंग, लाल बत्ती और खिड़की पर लगे सफेद पर्दे, ये पहचान थी देश के पावरफुल लोगों की सवारी की। पावरफुल मतलब कि भारत के प्रधानमंत्री से लेकर देश के कुछ गिने चुने रईस लोग, और ये सवारी थी हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर कार की। भारत की राजनीति में नेता, शासन और प्रशासन में अगर कोई एक चीज कॉमन रही तो वो है हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर। देश की सड़कों पर प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक, सरकारी बाबुओं से लेकर आम आदमी के बीच भी इस कार ने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई हुई थी। एम्बेसडर कार बनाने वाली हिंदुस्तान मोटर्स का मूल नाता तो गुजरात से है,
गुजरात के ओखा पोर्ट पर बीएम बिड़ला ने आज़ादी से पहले ही 1942 में हिंदुस्तान मोटर्स की स्थापना की। बस यही वो कदम था जिसने देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर की नींव रखी थी। कंपनी की स्थापना के साथ ही एम्बेसडर के डिज़ाइन और इंजन पर काम शुरू हो गया और भारत की आज़ादी के एक साल बाद 1948 में हिंदुस्तान मोटर्स का प्लांट गुजरात से बंगाल के उत्तर पारा में शिफ्ट हो गया। पर अभी भी एम्बेसडर को भारतीय सड़कों पर लाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि ऑटो सेक्टर का अनुभव न होना और विदेशों से इंपोर्ट हो रही पुरानी तकनीक की कारों से कुछ अलग हटकर बनाने का ख्वाब बिड़ला के लिए इतना आसान नहीं था। और इसी के चलते साल 1954 में हिंदुस्तान मोटर्स और इंग्लैंड की मॉरिस मोटर्स, जिसे आज हम एमजी के नाम से जानते हैं, इन दोनों के बीच में कार मैन्युफैक्चरिंग को लेकर पार्टनरशिप हुई। पर यह पार्टनरशिप भी ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी। हालांकि 1947 में ही बिड़ला ने भारत की स्वतंत्रता के बाद हिंदुस्तान मोटर्स की सभी कारों को पूरी तरह से स्वदेशी रखने का फैसला कर लिया था। और करीब 16 साल बाद 1958 में हिंदुस्तान मोटर्स ने अपनी पहली कार भारत की सड़कों पर उतारी और इसको नाम दिया एम्बेसडर लैंडमास्टर। एम्बेसडर की ये पहली कार थी और यहां से शुरू होने वाला था एम्बेसडर का एक नया सफर। एम्बेसडर की इस कार को सड़क पर उतरते ही लोगवार इस कार के कुछ इस कदर दीवाने हुए कि देश के बड़े बड़े उद्योगपति और राजनीति नेताओं ने इस कार को हाथों हाथ ही खरीद लिया और यही कार सरकारी अफसरों और मंत्रियों की भी पहली पसंद बनी। और अब एम्बेसडर के लिए सब कुछ सही चल रहा था और गाड़ियां भी हाथों हाथ बिच रही थीं। लेकिन करीब 30 साल बाद अब इसके सामने खड़ी थी टेक ऑफ करने के लिए एक कंपनी, और वो कंपनी और कोई नहीं बल्कि मारुति सुजुकी थी। मारुति सुजुकी ने अपनी एक कार मारुति 800 मार्केट में लॉन्च कर दी थी। ये पेट्रोल से चलने वाली काफी हल्की और स्टाइलिश कार थी। मारुति 800 को लॉन्च होते ही इसने ऑटोमोबाइल मार्केट में ऐसा कब्जा किया कि आज भी कंपनी देश की नंबर 1 कार सेलिंग कंपनी है। हालांकि इससे एम्बेसडर को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि एम्बेसडर चाहने वालों का सेगमेंट बिल्कुल अलग था। लेकिन मारुति और सुजुकी के कोलैबोरेशन ने दूसरी विदेशी कंपनियों को इंडिया की तरफ ध्यान देने पर मजबूर कर दिया था और यह एम्बेसडर के लिए काफी बड़ा झटका था। साल 1980 के दशक से ही एम्बेसडर की सेल्स गिरनी शुरू हो गई। वहीं अपने भारी भरकम अंदाज को बरकरार रखते हुए हिंदुस्तान मोटर्स ने अपनी कार में टेक्निकल बदलाव भी नहीं किए जो अदर ब्रांड की नई आ रही कारों में थे। फिएट के साथ कोलैबोरेशन में प्रीमियर ने पद्मिनी निकालकर हिंदुस्तान मोटर्स की नींव को हिला दिया और अब एम्बेसडर की सेल्स तेजी से गिरने लगी थी। सेल गिरने के साथ ही इतनी बड़ी कंपनी को चलाने के लिए कर्ज लेने की जरूरत पड़ने लगी और देखते ही देखते कर्ज का भार बढ़ने लगा। अब हिंदुस्तान मोटर्स ने एम्बेसडर में कई बदलाव करने की कोशिश भी की और इसके कई नए मॉडल्स को भी लॉन्च किया, लेकिन उससे भी कुछ हाथ नहीं लगा। अपनी बेसिक डिजाइन को बरकरार रखते हुए एम्बेसडर ने टेक्निकली साउंड करने की कोशिश भी की, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। भारत में आए दिन विदेशी कंपनियों के बेहतर डिजाइन, टेक्नोलॉजी और फीचर्स के आगे एम्बेसडर का सफेद रंग लोगों को पीला पड़ता दिखने लगा था और आखिरकार भारत में धूम मचाने वाली एम्बेसडर 2010 तक भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट से दूसरी कंपनियों के सामने कहीं ओझल सी हो गई थी। और इसी के चलते हिंदुस्तान मोटर्स ने 2014 में एम्बेसडर के निर्माण को भारत से बंद करने का फैसला कर लिया। देश की आजादी के बाद भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अगर किसी कंपनी ने पकड़ बनाई तो वो थी हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर और प्रीमियर ऑटो लिमिटेड की पद्मिनी। साल 1970 का वो दौर जब भारतीय सड़कों पर इन दोनों कारों का कुछ अलग ही जलवा था। इन दोनों ही कारों का रंग लोगों पर ऐसा चढ़ चुका था कि इन्हें लोग रानी तक कहकर पुकारने लगे थे। लेकिन यहां हम बात करेंगे प्रीमियर की कार पद्मिनी की। कैसे ये कार देखते ही देखते लोगों के दिल में बस गई थी। सबसे पहले इस कार को 1964 में भारत में देखा गया था, जो कि पूरी तरह से विदेशी कार की कॉपी थी। पद्मिनी को इटली के मार्वल फैब्रिका इटालियाना ऑटोमोबाइल टोरिनो कंपनी की एक कार उस समय काफी प्रसिद्ध थी। उससे इंस्पायर होकर पद्मिनी को बनाया था। प्रीमियर ने भारत में साल 1964 में फिएट के साथ मिलकर पद्मिनी 1100 डिलाइट के रूप में लॉन्च किया था। भले ही फिएट की पद्मिनी भारत में लोकप्रिय हुई हो, लेकिन इससे पहले भी फिएट नाम भारत के लोगों के लिए नया नहीं था, क्योंकि फिएट ने साल 1951 में ही अपनी पहली कार फिएट 500 भारतीय बाजार में उतार दी थी और इसके 3 साल बाद 1954 में फिएट की 1100 103 आई, जिसे डकर कहा जाने लगा। फिएट ने इसी कार में कुछ और बदलाव करके साल 1964 में भारतीय मार्केट में फिएट 1100 डिलाइट के नाम से उतारा।
साल 1964 से लेकर 1974 तक इस कार को फिएट 1100 डिलाइट के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन साल 1974 में इसका नाम बदलकर फिएट पद्मिनी कर दिया गया। इस कार में 4 सिलेंडर वाला पेट्रोल इंजन था जो 40 bhp यानी ब्रेक हॉर्स पावर के साथ आता था, और इसी के साथ ही इस कार में कार्बोरेटर था। जिस तरह इसका नाम पद्मिनी था, उसी तरह यह सड़कों पर कम रफ्तार में बड़ी नजाकत के साथ चलती थी, जिसकी टॉप स्पीड 125 किलोमीटर प्रति घंटा थी। एक समय ऐसा भी था जब हर कोई फिएट पद्मिनी की सवारी करना चाहता था। इस कार के प्रति लोगों की दीवानगी का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि आज भी लोग पुरानी फिएट पद्मिनी को मॉडिफाई करा के अपने पास रखते हैं। अपनी मजबूती और खासियतों के कारण फिएट पद्मिनी ने आम और खास दोनों तरह के लोगों के बीच अपनी पैठ बना ली थी। यह कार फिल्मी सितारों से लेकर बड़े बड़े नेताओं तक की मनपसंद बन चुकी थी। और तो और इस कार ने सादगी और सरलता से जीवन बिताने के लिए जाने जाने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था। जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने 1964 में प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली तो उनके पास भी कोई कार नहीं थी। उन दिनों पद्मिनी भी धीरे धीरे भारत में लोकप्रिय हो ही रही थी और इसकी शुरुआती कीमत 12,000 रुपए के करीब थी। लाल बहादुर शास्त्री जी को भी ये कार काफी पसंद आ चुकी थी और वो इसे खरीदना चाहते थे, लेकिन उनके पास केवल 7,000 रुपए थे और पद्मिनी की कीमत 12,000 रुपए थी। लेकिन पैसे कम होने के बावजूद भी वह खुद को इस कार को खरीदने से रोक नहीं पाए और उन्होंने इस कार को लोन लेकर खरीद लिया। लेकिन अफसोस की बात तो ये थी कि लाल बहादुर शास्त्री जी इस कार लोन को चुका नहीं पाए और बीच में ही उनका निधन हो गया, जिसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी की पत्नी ललिता जी ने इस कार का लोन 4 सालों में चुकाया और आज भी ये कार दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल संग्रहालय में रखी हुई है। लेकिन कहते हैं ना, हर किसी का अंत निश्चित है। सालों तक लोगों के दिलों और भारत की सड़कों पर राज करने वाली फिएट पद्मिनी का भी अंत हुआ। जैसे जैसे समय आधुनिकता की ओर बढ़ता रहा, वैसे वैसे भारतीय बाजार में एक से बढ़कर एक कारों की गिनती बढ़ने लगी और भारतीय बाजार में अच्छी माइलेज और तेज भागने वाली विदेशी कारों ने फिएट की मांग कम कर दी। हालांकि फिएट ने अपनी लोकप्रियता बनाए रखने के लिए कारों में कई बदलाव भी किए, लेकिन उनकी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हुई और आखिरकार 1997 में पद्मिनी कार का उत्पादन बंद कर दिया गया। ये कार भले ही बनना बंद हो गई, लेकिन मुंबई की काली पीली टैक्सी के रूप में इसकी लोकप्रियता बरकरार रही। फिलहाल दोस्तों, वीडियो में इतना ही। वीडियो में आपको कौन सी गाड़ी सबसे ज्यादा पसंद आई, हमें कमेंट के माध्यम से नीचे जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।